देखो हमने लास्ट में डायोड वाला काम शुरू किया था और हमने यहां लाके छोड़ा था। अब आप साइड हेडिंग दो स्केच, और ये वाला स्केच कॉपी करिएगा। हेडिंग डालिए स्केच साइड हेडिंग, और उसमें ये वाला जो स्केच है ये कॉपी कर लें। अब इसमें देखो ये वाला स्केच कॉपी करो। अब ये जो स्केच तुम लोगों ने कॉपी किया इसको देखो। अब ये जो स्केच है आप इसको और से देखिएगा। हम इस स्केच को यहाँ बीच में खड़े होकर पढ़ते हैं। यहाँ से आप यहाँ से राइट को जाएं तो लिखा हुआ है फॉरवर्ड बाइस। थोड़ी देर तक करंट जीरो है और वोल्टेज जीरो, करंट जीरो वोल्टेज जीरो है। यहाँ से आप थोड़ा ऊपर जाएं, वोल्टेज बढ़ेगा और साथ में करंट भी बढ़ेगा। बताओ डायोड का मेन काम क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ डायोड? डायोड का मेन काम ये है कि डायोड जो है वो क्या करता है, एसी को डीसी बनाता है। डायोड का मेन काम ये है कि वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तब अगर आप यहाँ से चले यहाँ तक तो वोल्टेज बढ़ेगा लेकिन करंट जीरो है, लेकिन उसके बाद करंट और वोल्टेज दोनों बढ़ेंगे। राइट साइड पर डायोड कंडक्ट कर रहा है, इसको क्या कहते हैं? देखो क्या लिखा है, फॉरवर्ड बायस। लेफ्ट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो जो करंट है, सारा पानी दे दो। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो जो करंट है वो कांस्टेंट है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो जो करंट है वो कांस्टेंट है। अब करंट के कांस्टेंट होने का क्या मतलब है? करंट कांस्टेंट है, क्या वोल्टेज बढ़ता जा रहा है? इसका मतलब डायोड ने करंट को रोका हुआ है। डायोड ने करंट को होल्ड कर लिया है, करंट को थोड़ा सा तो आने दे रहा है। उसके बाद एक डॉटेड लाइन है, देखो ये। इसका मतलब है कि एक्सिस जंप हुआ है और हमने काफी बड़ा एक्सिस शो नहीं किया। अगर आप रिवर्स में वोल्टेज बढ़ाते जाएं, जैसे गाड़ी को ब्रेक लगाएं और ब्रेक लगा के हैंड ब्रेक खींच दें और बाद में एक्सीलरेटर देते जाएं, तो गाड़ी थोड़ी देर तो रुकी रहेगी, लेकिन फिर जाहिर है कि एक वक्त आएगा कि गाड़ी का पोटेंशियल ओवरकम कर लेगा ब्रेक फोर्स को। तो इसमें क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता इस पॉइंट पे पहुंचे तो क्या होगा कि आप देखो कि यहाँ से ग्राफ नीचे जाना शुरू हो गया। नीचे जाने का क्या मतलब है कि अब डायोड ने कंडक्ट करना शुरू कर दिया। मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए। टाइटल है एसी सर्किट, चैप्टर का नाम है एसी सर्किट, और उसमें टॉपिक चल रहा है, टॉपिक कौन सा चल रहा है? रेक्टिफिकेशन। टॉपिक कौन सा चल, देखो ये दो चीजें हमेशा याद रखो कि तुम्हारी क्लास में चैप्टर कौन सा चल रहा है, टॉपिक कौन सा चल रहा है। चैप्टर का नाम है एसी सर्किट और टॉपिक का नाम है रेक्टिफिकेशन। चैप्टर का नाम है एसी सर्किट और टॉपिक का नाम है रेक्टिफिकेशन। नहीं, ब्रोकन एक्सिस बना सकते हो लेकिन एक्सिस ब्रेक नहीं करो। भले तुम ग्राफ को थोड़ा सा ब्रेक कर दो या एक्सिस, वैसे दोनों को ब्रेक करना चाहिए। अगर मैं प्योर मैथमेटिक्स में जाऊं ना तो मुझे दिखाना ये है कि काफी देर तक वो सर क्या है सर पूरा देखिए बड़ी बात है सर। आप बैठे कीजिए, चाय मंगवा नहीं सर, चाय में थोड़ी सा कौन मिक्स कर लीजिए। अच्छा
हंसते हैं सर वो ट्रैफिक जैम है। हाँ हाँ, ये वो बच्चे ना जो डिफेंस से आ रहे होते हैं, कहते टाइम से गार्डन से आता हूँ, गार्डन से आते हो वहीं रहो, यहाँ इतनी दूर क्यों आते हो, फिर इतना प्रेशर हो, बुक्स लेकर आते हो, पढ़े लिखे बताए तो आगे बढ़ सकते। मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए, इसी से आज की क्लास शुरू हुई है। ये टॉपिक है एसी सर्किट, चैप्टर का नाम है एसी सर्किट, टॉपिक का नाम है रेक्टिफिकेशन, और हम डिस्कस कर रहे हैं सिंगल डायोड। डायोड एक डायरेक्शन में करंट को रोके रखता है, और उस वक्त डायोड को बोलते हैं कि डायोड इज रिवर्स बायस। करंट रुका हुआ है, अब जैसे उसने पॉइंट आउट किया कि आप यहाँ पर एक्सिस को भी ब्रेक कर सकते हैं। ये इंप्रेसिव आंसर्स होते हैं, इंप्रेसिव कंट्रीब्यूशंस होती हैं। हमने सिर्फ इसको तोड़ा क्योंकि प्योर मैथ्स मेरा इस वक्त इशू नहीं है। मैं दिखाना ये चाहता हूँ कि थोड़ी देर तक ये रुका रहेगा, ये लंबा एक्सिस है, मैंने उसको श्रिंक करके दिखाया, मतलब काफी देर तक करंट उसको रोके रखेगा। मैंने एग्जांपल क्या ली, तुम गाड़ी की हैंड ब्रेक खींच तो कभी गलती से थोड़ी सी खींची रह जाती है, आप गाड़ी चलाना शुरू करो तो गाड़ी चल जाती है, रुकती है लेकिन चल जाती है क्योंकि पोटेंशियल ओवरकम कर जाता है। तो रिवर्स में तुम वोल्टेज नेगेटिव में बढ़ाते जाओ तो एक पॉइंट आएगा कि थ्रेशोल्ड ब्रेक हो जाएगा, और डायोड जो करंट को रोक के बैठा था फिर वो करंट को कहेगा जाओ, ये तो बहुत प्रेशर है, तो डायोड स्पार्क हो जाएगा। मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए, ये स्केच देखिएगा, और उसके बाद ये करंट है, एसी है। जब आप एसी को ड्रॉ करें तो ये शेप बनेगी, याद रखिएगा एसी का ग्राफ कैसे याद रखते हैं, इट्स अ साइनोसॉइडल कर्व। वाई एक्सिस पे V लिखा हुआ है, और से देखते रहिएगा। ये डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है जिसको कहते हैं VB, और ये इसके अक्रॉस वोल्टेज है रेजिस्टर के, और से देखिएगा जब डायोड लग जाएगा सीरीज में तो वो एक डायरेक्शन में करंट को, देखो ये ट्रायंगल वाली पार्ट कौन सा है, लो रेजिस्टेंस है, अटेंशन दे, मोबाइल फोन का यूजेज होगी। ट्रायंगल वाला पार्ट लो रेजिस्टेंस है, और यहां से करंट घुसेगा और दूसरी तरफ से निकलता रहेगा। अब यहां से देखें V is equal to VD plus VR, इसका मतलब हम इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या ले रहे हैं, जीरो। डायोड यहाँ VR बन गया। अब देखो डायोड ने करंट को एक डायरेक्शन में अलाउ किया, फिर डायोड ने वोल्टेज को यहाँ रोक दिया। ये किसका ग्राफ है, यहाँ पर इस जगह पर रेजिस्टर को मिलने वाला वोल्टेज खत्म हो गया, फिर दोबारा उसने छोड़ा, फिर रोक लिया। लेकिन उधर डायोड के अपने साथ क्या होगा कि जब करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा, जब करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा तो डायोड उस करंट को रोक देगा। ये देखो लिखा है VD, और से देखा VD का क्या मतलब है, VD का मतलब है वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। जब रेजिस्टर को वोल्टेज मिल रहा है तो उस वक्त डायोड पे वोल्टेज का अमाउंट बहुत थोड़ा सा है। जब रेजिस्टर पे वोल्टेज रुक गया तो वो वोल्टेज गया कहाँ, वोल्टेज तो जीरो नहीं हो सकता, वो एनर्जी है, वो एनर्जी सारी की सारी किसमें डिसिपेट करेगी, एज अ फॉर्म ऑफ हीट। तभी मोबाइल चार्जर जिनमें डायोड लगे होते हैं, नोट करिएगा, मोबाइल चार्जर है जिनमें डायोड लगे होते हैं, हमेशा गर्म हो जाते हैं क्योंकि वो करंट को ऐसे रोक रहे होते हैं, और उसमें जो है डायोड जो है वोल्टेज को रोकता है। यहाँ वोल्टेज को उसने कंडक्ट किया, फिर वोल्टेज को जाने दिया। तो हमारा आज का थर्ड कॉन्सेप्ट, जब डायोड सीरीज में लगता है तो वो एज अ सीरीज प्रिंसिपल वोल्टेज शेयर करता है, किसके साथ, रेजिस्टर के साथ। वो रेजिस्टर के साथ वोल्टेज शेयर करता है। जब रेजिस्टर पे वोल्टेज आ रहा होता है तो डायोड का शेयर बहुत थोड़ा सा होता है, और जब रेजिस्टर पे वोल्टेज रुकेगा, जब रिवर्स बायस लगेगा, ये वाला केस, तो डायोड रोकेगा इस तरह कि वो उस वोल्टेज को अपने ऊपर डिसिपेट करा लेगा। इस तरह डायोड आधे साइकिल में करंट को जाने देता है, आधे साइकिल में अपने ऊपर रोककर वोल्टेज को होल्ड कर लेता है। This is the concept of single diode rectification. मैंने आपको तीन कॉन्सेप्ट बता दिए।
अब आपने जहां तक लिखा है उसके बाद लाइन चेंज करिएगा, लिखिएगा कि अ सिंगल डायोड इज कनेक्टेड इन सीरीज, a single diode is connected in series for half wave rectification. A single diode is connected in series for half wave rectification. फिर ये वाली डायग्राम दूसरी मर्तबा कॉपी होगी, ये वाली डायग्राम सेकंड टाइम कॉपी होगी। जब आपने इसको कॉपी कर लिया तो उसके नीचे ये कॉपी करिएगा, ये कॉपी कर, एसईटी का पेपर फ्राइडे को है, सैटरडे को है? What is small r? What is small r? It is internal resistance। और हमने ES में सीखा था कि by default इसको क्या लेते हैं, by default इसको 0 कर देते हैं। अब ये टॉपिक चल रहा है रेक्टिफिकेशन by a single diode। जो करंट तुम्हारा इनपुट है ये AC है, जो वोल्टेज रेजिस्टर को मिलेगा वो हाफ वेव रेक्टिफाइड है, और जो वोल्टेज डायोड के अक्रॉस डेवलप होगा वो इस वाली ग्राफ का रिफ्लेक्शन है। और उससे रिफ्लेक्शन है कि जब रेजिस्टर को वोल्टेज मिल रहा होगा तो डायोड को मिलने वाला वोल्टेज बहुत कम होगा, ना होने के बराबर। जब रेजिस्टर पे वोल्टेज रुकेगा तो बीइंग इन सीरीज वो वोल्टेज किस पर चला जाएगा, डायोड पे। अब आपने पास पेपर में एक बड़ी यूनिक किस्म के स्केचेस देखे हो जो नए पेपरों में कम है, इनको कहते हैं कनेक्टेड स्केचेस। ये बहुत खतरनाक टॉपिक होता है और कभी-कभी आता है और सत्यानाश कर देता है। इसमें क्या होता है कि एग्जामिनर ऊपर नीचे 2 या 3 स्केचेस बनवाता है। कभी-कभी बिल्कुल ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन जाती है कि एग्जामिनर एक स्केच बना देता है और दूसरा स्केच आपसे कहता है कि उसके नीचे बनाए विदाउट फेस कंट्रोल। फेस कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आपने ना डॉटेड लाइनें बनाई हैं, इसका मतलब ये इसका हाफ साइकिल है, ये इसका हाफ साइकिल है और ये इसका हाफ साइकिल है। इनको कहते हैं फेज डायग्राम्स। ऐसे स्केच हमने 1 या 2 बनाए थे जब हम एएस में थे, ये वहां पर तो बहुत कम आता है। यहाँ पर इसके सवाल हैं और खतरनाक होते हैं। उसमें क्या होता है कि ऊपर वाला स्केच शो कर रहा है व्हाट्स हैपनिंग विद द इनपुट करंट, व्हाट्स हैपनिंग विद द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, what's happening to the voltage across the diode। ये फेज में है, इसका मतलब तीनों का जो आउटपुट है वो एग्जैक्टली इन फेज है। लेकिन ये करंट एसी है, ये हाफ वेव रेक्टिफाइड है और ये वाला हाफ वेव रेक्टिफाइड का रिफ्लेक्टेड करंट है। इट्स अ हाई लेवल कॉन्सेप्ट। आप इसको दोबारा समझिएगा कि फिजिक्स में एक तो वो स्केच होता है जो अकेला होता है, सिंगल स्केच बनाया, उसे रीडिंग्स दे दी, स्केच को मॉडिफाई कर दिया। एक और फ्लेवर होता है कि एक स्केच के साथ नीचे एक और स्केच बनाओ कि जब इनपुट पर ये होगा तो आउटपुट पर ये होगा। इनको कहते हैं फेज डायग्राम्स या कनेक्टेड स्केचेस हैं। ये स्केचेस आपको मुश्किल सवालों में नजर आएंगे
या ऊपर नीचे एग्जामिनर खुद डॉटेड लाइनें बनाकर आपको बात कहता है कि बेटा इसको बनाओ, तो ये आपको अब जो आपने डायग्राम बनाई उसके नीचे आपको इसको लाना। ट्रांसलेशन का मतलब जो पॉजिटिव साइड की नेगेटिव लिखी और फेज का सारी वो जो रेजिस्टर का ग्राफ है, हाँ, और जो डायोड का ग्राफ है उसमें नेगेटिव ट्रांसलेशन लिखी है। हाँ, तो उस तरह कह सकते हो। वैसे मैंने कहा था कि ये रिफ्लेक्शन होती है एक तरह से कि जो, लेकिन टेक्निकली आप देखो तो इसको तोड़ो तो आधा इसने ले लिया और आधा इसके पास आ गया। आप इसको नीटली बनाइएगा। थीटा एंड पी आर जस्ट मार्क्स, डू नॉट कॉपी। रजिस्टर में वोल्टेज मैक्सिमम तो नहीं होगा, थोड़ा तो डायोड। हाँ बिल्कुल, हीट लॉसेस तो है, लेकिन आप लोग बाय रूल क्या करते हैं, पूरा डायोड में भी जा रहा है तो वो मैक्सिमम तो नहीं होगा। मैक्सिमम तो बिल्कुल नहीं पता। आप हीट लॉसेस को इग्नोर करके बैठे, इंटरनल लॉसेस को इग्नोर कर दें, हीट लॉसेस को इग्नोर कर दें, तो ये ग्राफ बन जाए। ग्राफ को नीटली बनाइएगा अच्छे प्यार के साथ। मेरी अपील है जो हर क्लास में मैं कर रहा हूं कि अपने होमवर्क सबमिट कराएं। जो क्लास टेस्ट है, ग्रेड टेस्ट है, उसमें जरूर शिरकत फरमाएं। जो लोगों ने पहले कहा था कि टेस्ट वो एसएटी हमने उनकी खातिर आगे किया है, जबकि वो बाद में हमें धोखा देने वाले। लेकिन बहरहाल एनीवेज मेरी जो कोशिश है वो साल पूरे हाफ ईयर तक रहती है। हम कोशिश करते हैं कि लोग सिस्टम में आए। मैग्नेटिक फील्ड का होमवर्क अब मैंने लगाया हुआ है, उसके मैंने क्वेश्चंस खुद भी कराए हैं। मैंने मल्टीपल चैनल्स के और वीडियोस भी लिंक की हैं ताकि आपको, हर आदमी को कोई ना कोई चीज क्लिक कर जाती है। अगर वो चाह रहा हो ना कुछ करना, तो उसको कोई ना कोई चैनल, कोई ना कोई सोर्स, कोई ना कोई नोट्स, कोई ना कोई क्लासरूम, कुछ ना कुछ क्लिक करता है। हाँ, जो लोग माशाल्लाह बहुत हैं वो डैश करके, तो उनका कुछ नहीं होता। तो उसमें होता ये कि कहीं ना कहीं आपको लिंक मिलेगा। साइंस के लिए मटेरियल बहुत अवेलेबल है। हाँ, वो बात मैं हर क्लास में कहता हूँ कि अपने कॉन्सेप्ट इतने अच्छे बनाओ कि तुम सिस्टम चेंज करोगे तो नोट्स बदल जाएंगे, आस्किंग क्वेश्चन भी बदल जाएगा, लेकिन जाहिर है कि कॉन्सेप्ट तो नहीं बदल सकते। और अब आप लोगों का वो टाइम शुरू हो रहा है जिसमें आपको बहुत सारे टेस्ट देंगे। हर आदमी को एवरेज 4 से 5 टेस्ट तो देने चाहिए। कुछ एसएटी बेस्ड हैं और कुछ नॉन एसएटी हैं और कुछ के अपने टेस्ट हैं जिनको एंट्री टेस्ट वो कहते हैं। ये इनपुट है, दिस इज अ सिंगल डायोड एंड दिस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफाइड डीसी। आपने नोट किया हमने जो दूसरी डायरेक्शन का वोल्टेज था वो नीचे आते वक्त डिलीट कर दिया। इसका मतलब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, करंट की एक डायरेक्शन को एक्सेप्ट कर लो, जब करंट रिवर्स हो तो उसको नेगलेक्ट कर दो, उससे एसी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डीसी में। अब ये मैंने पहले समझाया था, वांट टू गेट ऑन दैट, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन पे ये लोग रुक क्यों नहीं सके। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन पर अगर तुम कोई चीज कनेक्ट करो तो वो चीज चलेगी कैसे, जब वोल्टेज है बढ़ेगा, कम होगा, जीरो हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, तो ऑफ ब्राइट, ऑफ डिम ब्राइट, डिवाइस डैमेज हो जाएगी। यानी हाफ वेव रेक्टिफाइड डीसी टेक्निकली एक ऐसा करंट नहीं है जिस पर आप कोई चीज चला सकें, मां सिवाय वो जो इमरजेंसी लाइट्स होती हैं, पुलिस लाइट्स होती हैं या डिस्को लाइट्स होती हैं, वो इस पे चल सकती हैं, बाकी तो कोई चीज नहीं चल सकती। तो ये कोई सक्सेसफुल करंट नहीं था। इनको चाहिए था ऐसा करंट जो कि बहुत
माइनर सा फ्लक्चुएट करे और इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक वोल्टेज। सो अब इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करना शुरू किया कि अगर इतना हैवी फ्लक्चुएशन होगा तो आपकी चीज तो उड़ जाएगी हमारी लैंग्वेज में, क्योंकि अगर तुम पंखे का या टीवी का या कंप्यूटर का बटन ऑन ऑफ करो तो जाहिर सी बात है डिवाइस उड़ जाएगी। इससे वो कॉन्सेप्ट बना जो इस चैप्टर का सबसे चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट है। हर चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट होता है ना जो पीक पर जाता है, फिर इनके कुछ फेवरेट होते हैं, कुछ नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन होते हैं। तो इनका सिलेबस इतना आउटस्टैंडिंग बना हुआ है कि हर चैप्टर में तुम्हें एक ऐसी डेफिनेशन मिलेगी जो उस चैप्टर की फेवरेट हो गया, उसको 15 साल से चिपका हुआ है। यानी A2 का सिलेबस इसलिए बहुत फ्रेंडली है, बहुत मैनेजेबल है। अब इन्होंने इस बात को समझ लिया कि ये करंट नहीं चल सकता, दिस इज नॉट आवर करंट, दिस इज नॉट आवर टारगेट, वी नीड टू हैव अ, तो कॉन्सेप्ट बताओ, इस जंपिंग करंट को इस तरह के स्टेडी करंट में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, स्मूथिंग। स्मूथिंग के लिए एक ऐसी डिवाइस को लाया गया जो इसके लिए बेस्ट फिट थी, और वो डिवाइस कौन सी है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर उन डिवाइसेस में से है जो खुद से स्पॉन्टेनियसली चार्ज होते हैं और खुद से डिस्चार्ज होते हैं। आप मोबाइल को पावर में लगाए, वो स्विच करके चार्जिंग पे नहीं जाएगा, खुद ही चार्जिंग पे जाएगा। घर में जब तक लाइट आ रही होती है यूपीएस चार्जिंग पर खुद से होता है, लाइट जाने पर यूपीएस किसी स्विच का वेट नहीं करता, खुद से वो डिस्चार्ज पे चला जाता है। क्योंकि गेम इज सिंपल, जब वोल्टेज हाई होता है ये वाला तो हाई से लो पर जाता है, और अगर ये हाई है तो इससे दूसरे पे जाएगा। याद है पिछले साल एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते थे, किसी सर्किट में दो पावर सोर्सेज हो तो क्या होता है, हायर पावर सोर्स रहती है और लोअर पावर सोर्स विल बी ऑन चार्जिंग। हायर पावर सोर्स बंद कर दो तो लोअर पावर सोर्स विल बिकम सोर्स ऑफ द सर्किट। घर में 12 वोल्ट का यूपीएस होता है, 220 वोल्ट का केएसी होता है। जब तक 220 वोल्ट आ रहा है 12 वोल्ट बिजली बना रहेगा, चार्ज होता रहेगा। जैसे 220 वोल्ट केएसी बंद होगा 12 वोल्ट विल बिकम द सोर्स। गाड़ी में भी यही होता है ना कि गाड़ी में 12 वोल्ट की बैटरी होती है, 15 वोल्ट का जनरेटर होता है। गाड़ी स्टार्ट बैटरी से होती है, स्टार्ट होकर इंजन स्टार्ट करती है, जनरेटर स्टार्ट कर देती है। जनरेटर 15 वोल्ट पे स्टार्ट होकर बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देता है। चलते चलते गाड़ी रोड पे बंद हो गई, 15 वोल्ट दिया, 12 वोल्ट फौरन क्या बन जाएगा, पावर सोर्स बन जाएगा। ये वो आइडिया है जिस पर इन्होंने ये रिमार्केबल थ्योरी बनाई। स्मूथिंग को ये कहा जाता है कि स्मूथिंग बेसिकली है क्या, इट इज द, अगर आप इस डेफिनेशन को गौर से पढ़ें और मेरी इस बात को समझें कि असल में ये प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि इस पर कोई डिवाइस चल ही नहीं सकती। आसान लफ्जों में ये जो डेड पॉइंट है इनको आप उड़ा दें। अगर आप इन डेड पॉइंट्स को खत्म कर दें तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे लिखिएगा हाफ वेव रेक्टिफाइड करंट। हाफ वेव rectified current is not a workable voltage, is not a workable voltage so the idea of smoothing was introduced. So the idea of smoothing was introduced. दो लाइनें छोड़िएगा और ये कॉपी करिएगा। ये इस चैप्टर का सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट, आप इसको रेट कर सकते हो डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का मतलब ये नहीं है कि हर साल आप कर, नहीं ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि ये कॉन्सेप्ट मुश्किल है। जैसे पिछले टॉपिक में, पिछले चैप्टर में हॉल इफेक्ट सबसे टॉप का टॉपिक था, वो उनका हाईएस्ट लेवल माना जाता है उस चैप्टर का। आप पास पेपर उठाएं और इफेक्ट आता भी बहुत है। तो ये होता क्या है कि जो मुश्किल टॉपिक्स होते हैं वो चैप्टर का हाईएस्ट लेवल सेट करते हैं। स्मूथिंग इज डिफाइंड एज द रिडक्शन इन द वेरिएशन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। तो अभी होगा और एप्रिशिएट भी करना है इसको।
उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, जल्दी जल्दी फिर ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, समझ तो शायद आया हो कि एसी को पहले डायोड लगाकर क्या बनाते हैं और फिर कैपेसिटर लगाकर स्टडी कर लेते हैं। एलिमिनेशन ऑफ फ्लक्चुएशंस फ्रॉम अ रेक्टिफाइड डीसी इज कॉल्ड। अब आपको नोट से अंदाजा मेरे साथ काम करते हुए हो गया है कि डेफिनेशंस ए लेवल में कई मर्तबा दो तीन तीन होती हैं। क्या मैग्नेटिक फील्ड की तीन डेफिनेशंस हैं? ओ लेवल वाली और ए लेवल की दो डेफिनेशंस हैं। क्या एक या दो के अलावा सब डेफिनेशंस रिजेक्ट हो जाती है? और ये बड़ा सेंसिटिव पार्ट होता है कि जो दो डेफिनेशंस होती है वो खुद वो बता देता है मार्किंग स्कीम में स्लैश डालकर। उसके अलावा वो कहता है जीरो टॉलरेंस। वो मैं आपको समझाता भी हूँ कि ये पेपर चेक कैसे करते हैं। पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, ओ नहीं छोड़ो काम, इतना नैरो है। हो सकता है बच्चे ने ग्रामेटिकली सेंटेंस को उलट के लिखा हो, ऐसा भी तो होता है ना। मतलब वो इतने नैरो होते हैं कि पहला वर्ड पढ़ा, ये तो वो नहीं है जो मुझे आधे लोग खाना खाने के बाद तो बहुत चॉइसी होते हैं ना, एक स्टेप दूसरा नहीं यार मसद नहीं आता क्या बना। ये चीज देखिएगा, ये क्या है, हाफ वेव, और ये क्या है, तो इसको इसमें कन्वर्ट करना, ये क्या है, ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। जो आपने पहली डेफिनेशन लिखी थी, अब आप उसको इन्वर्टेड कॉमास कर दीजिएगा, ब्यूटीफुल कर दीजिएगा ताकि वो हाईलाइटेड हो, और ये उसके साथ कहीं गलती से पेपर में ना लिख जाए। पेपर में आप लिखेंगे तो आपका फ्यूचर जो है वो फाड़ के फेंक देगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट, बताओ यार नाम क्यों लिखे, समर कैप विंटर कैप कॉन्सेप्ट। कुछ पैराग्राफ जो होते हैं वो इसलिए लिखवाए जाते हैं कि वो कॉन्सेप्ट है। पहले तो हम बहुत खुला लिखवा लेते थे, अब तो काफी एहतियात कर दिए। कॉन्सेप्ट हमेशा लो लेवल लैंग्वेज से बनता है। इसमें हाफ वेव के अंदर स्मूथिंग के अंदर हम वेटिंग टाइम 0 कर देते हैं। स्मूथिंग से हम जो स्टॉप टाइम होता है वो 0 हो जाता है, तो वो फुल वेव नहीं हो जाएगा। नहीं, हम इसमें जो रेक्टिफिकेशन का काम है वो अलग है, स्मूथिंग अलग चीज है। जैसे आपने रोड बनते हुए देखा होगा कि वो पहले पत्थर डालते हैं, उसके जंप्स होते हैं ना, फिर वो उसके बाद डामर डालकर आखिर में रोलर चलाते हैं। वो जो रोलर चलता है उस रोड को क्या कर देता है, उससे पहले वो जो मोटे मोटे पत्थर पड़े होंगे। अब तो जरा हमारे आजकल की जनरेशन काफी फैशनेबल और अजीब सी हो गई, वरना पहले लोग उस पर क्रिकेट खेला करते थे या और उस पर क्रिकेट खेल के दिखाओ। उसमें भागना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो जब भी होता है एक मर्तबा गिरे तो आपका हफ्ता निकल जाएगा घर पे लेटे हुए, क्योंकि उसमें शार्प होता है। तो ये बेसिकली वो चीज है, और आप उसको फिर डामर डाल के एस्फॉल्ट डाल के स्मूथ कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही करंट के साथ है। करंट एक चंपी फंक्शन है, आप उसको स्मूथ करते हैं ताकि वो चीज इस पर जो चले उसको जर्क ना लगे। सिंगल डायोड, ठीक है। और ये कौन है, और ये पैरेलल में बैठा हुआ है किसके साथ, क्या इसकी सिग्निफिकेंस होती है, सीरीज में कौन आएगा, पैरेलल में कौन आएगा। जिसको वोल्टेज शेयर करना है वो सीरीज में आएगा, और जिसको करंट शेयर करना है, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है।
अब आप इसको समझिएगा जो मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर का ये सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट है। मुश्किल कॉन्सेप्ट का जब टीचर बोले तो तसूल समझ लो, वो एक अटेम्प्ट में समझ में आ जाना चाहिए, वरना जब एक मर्तबा वो गलत बन जाता है कॉन्सेप्ट तो फिर आप उसको तोड़ते रहे, लड़ते रहे, वो समझ नहीं आता। आपने यहाँ क्या लगाया हुआ है? एसी सोर्स। टारगेट ये है कि फ्लक्चुएशन जो है वो कम हो जाए, करंट स्मूथ की तरफ जाए। और से देखिएगा, करंट ऊपर से आया, इस वक्त ये डायोड किस पर है? फॉरवर्ड बायस पर है। इसने कहा करंट को जाने दिया, ये करंट यहाँ पहुंचकर कुछ उतरेगा, किसमें जाएगा? कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा और बाकी करंट किससे जाएगा? ठीक है, और जो डायोड है वो वोल्टेज पे सीरीज पर है। अच्छा, जब करंट वहां से घूमकर आएगा तो उसका साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। करंट को रिवर्स करो, जैसे ही करंट यहां से आने का सोचेगा, डायोड उसको मना कर देगा। क्यों? क्या करंट बहुत सेंसिटिव होता है, अगर आप उसको यहाँ रोकेंगे यहाँ, तो वो यहाँ से चले गए। जैसे बात लोग होते हैं घर में थोड़ी सी बात करो, नाराज होकर खाना पीना सब छोड़ के जाके बाथरूम में छुप के बैठ जाते हैं, मेरी बात कर, ऐसे लोग बोलते हैं। करंट बहुत सेंसिटिव है, रिस्पेक्टफुल है, आप उसको यहाँ तार काटेंगे तो वो यहाँ तक नहीं आएगा, वो यहाँ से निकलेगा। जबकि इसको यहाँ नो करेगा तो करंट यही रुक जाएगा। ये डायोड का ये जो आपका सोर्स लगा है, वर्चुअली देयर इज नो करंट, वर्चुअली देयर इज नो सोर्स। यहां से करंट आना ही बंद हो जाएगा, उधर कैपेसिटर चार्ज हुआ है, लाइट चली गई, यूपीएस क्या करता है? फौरी तौर पे चार्ज देना शुरू करता है। ये उसमें कैपेसिटर का कमाल है। जैसे ही पीछे से सोर्स स्विच ऑफ करेगा, कैपेसिटर फौरन इसको रेजिस्टर को करंट देना शुरू कर देगा। ठीक है, थोड़ी देर के बाद ये कैपेसिटर अपना साइकिल पूरा करेगा और एसी सर्किट उसके बाद दोबारा अपनी डायरेक्शन स्विच करेगा, तो डायोड किस पर आ जाएगा? वो कैपेसिटर जो पावर फेलियर के वक्त डिस्चार्ज हो रहा था, अब क्या होना शुरू हो जाएगा? चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ये साइकिल चलता रहेगा। आधे साइकिल में पीछे वाला करंट गायब हो जाएगा, लेकिन कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर इसके लिए सप्लाई मेंटेन रखेगा। रेजिस्टर को लगेगा कि करंट ना तो कभी बंद हुआ और करंट ना कभी रिवर्स हुआ। क्यों? इसलिए कि आधे साइकिल में करंट ऊपर से नीचे गया, अगले आधे साइकिल में भी करंट कैसा गया? अब वो याद रखिएगा कि प्रॉब्लम ये हुई थी कि सिंगल डायोड जब लगा था उसने ये गैप क्रिएट कर दिया था, लेकिन कैपेसिटर इस गैप को फिल कर देगा। बिल्कुल उस तरह जैसे लाइट जाए और ये लाइट यूपीएस पर और ये नहीं है, तो ये लाइट बंद हो जाएगी, ये लाइट चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि उस गैप को फिल कैसे किया जाएगा? इसीलिए कैपेसिटर को लगाया जाता है यूपीएस में, और खास तौर पे कंप्यूटर वाली यूपीएस में कि ग्लिप और एनआई पर भी वो बंद नहीं होता, क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट को लेकर चलता है कि इंस्टेंटेनियस चार्ज एंड इंस्टेंटेनियस डिस्चार्ज। दोबारा समझिएगा, ये आपका पावर सोर्स है, एसी सोर्स है, वहां से करंट आया, डायोड किस पर है? कैपेसिटर चार्जिंग पर है और रेजिस्टर हीट डिसिपेट कर रहा होगा, एनर्जी मजे से यूज कर रहा है। जब उधर फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस लग गया तो डायोड ने करंट को मना कर दिया। समझो अब वहां पर सोर्स ही नहीं है, लेकिन अब कैपेसिटर फौरी तौर पे किस पे शिफ्ट होगा? इससे पहले रेजिस्टर को पता चले वो करंट देना शुरू कर देगा। रेजिस्टर से करंट उसी डायरेक्शन में गुजरता रहेगा, नो गैप विल अपीयर। नाउ व्हाट विल हैपन? उधर करंट अपनी डायरेक्शन फिर बदलेगा तो डायोड दोबारा किस पे आ जाएगा? कैपेसिटर उतनी देर डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा किस पे आ जाएगा? चार्ज पे आ जाएगा। और जो आपका रेजिस्टर है अब उसको दोबारा सोर्स से करंट मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे लाइट गई, यूपीएस ने सोर्स संभाल लिया, लाइट वापस आई तो घर में पता भी नहीं चलता, बीप के अलावा
लेकिन करंट तो सिस्टम में आता रहता है। रेजिस्टर को लगेगा कि उसको मिलने वाला करंट अनइंटरप्टेड था, इसी को यूपीएस कहते हैं ना, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो अब जो आर है और से देखिएगा, आर रिसीव्स करंट, दिस इज कॉल्ड, this is the most difficult concept of this chapter, quality concept है। और यहाँ रुक के कभी सोचें, हम लोग साइंस में कभी सोचते नहीं है, खाने की चीजों पे सोचते हैं, लड़ाई झगड़े पे सोचते हैं, मूवीज पे सोचते हैं, जिसको उर्दू में क्लब बोलते हैं अंदाजा करना। इंग्लिश में वो कहते हैं क्लब बोलते हैं वर्कशॉप में, कि लोगों को कहें कि कहीं कहीं फिजिक्स को भी फील करें। हम कहते क्या करेंगे, तो भारत फील करे कि कितनी स्मार्ट कंस्ट्रक्शन है, जिसने भी सोची है, जिन लोगों ने भी सोची है कि जितनी देर करंट पीछे से रुकेगा उस करंट को कंपनसेट करा लो इससे स्मूथिंग की। एक और बुक से मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, स्मूथिंग इज अ कंपनसेशन बाय कैपेसिटी। इतनी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन, आप देखिए पेपर फाड़ के देखिए, साइड हेडिंग दीजिएगा सर्किट, और ये कॉपी करिएगा। भी कोई का होमवर्क सबमिट करा सर, मैं करा दूंगा। मुझे नहीं, मुझे क्यों कराओगे, मेरी दुकान खुली है, मैं करा दूंगा सर, करा लो। मैं तो मैथमेटिक्स वाला भी हो गया, वो करा। यार तू बता रखी है इस लड़के को, हाय कलियो को, जूनियर बच्चे को, यहाँ से हाँ ड्राइवर लाला, ये यहाँ से यहाँ तक छाप, और जो गूगल क्लास का मैं अपलोड खुद कर दूंगा। मैंने खेलना छोड़ दिया इसलिए गुड जोक। वो स्कैन करने वाली बहुत कर दी लेकिन अगर टिकटॉकर ने पढ़ना शुरू कर दिया तो बाकी लोगों के लिए हमें फिक्री है। देखो कि during the forward bias capacitor is on charging and resistor is dissipating heat, and resistor is dissipating heat. Full stop. When AC reverses its direction, diode shifts on reverse bias mode. Diode shifts on reverse bias mode. Virtually, there is no power source now. Virtually, there is no power source now. Virtually, there is no power source now. The capacitor instantaneously shifts on. The capacitor instantaneously shifts on discharging giving load support to resistor, giving load support to resistor,
पावर एज बिफोर। अब देखो तुमने एक पूरा पैराग्राफ लिखा, इसकी अपनी जगह एक वर्थ है। तुमने देखा A2 में पैराग्राफ्स लिखने को आते हैं और हर पैराग्राफ की दो लैंग्वेजेस होती हैं। एक को कहते हैं अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, जो मैं लिखवाता हूँ और उसको आप खुद भी फॉर्मुलेट कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, और एक होता है हाई क्वालिटी लैंग्वेज, जहां जहां स्पॉट्स हैं, जहां जहां तुम्हें पता है कि ये तो वो पूछता है, वो पैराग्राफ मैं तुम्हें कहूंगा हमेशा कि वो तुम रट के जाओ। जब तुम रट के जाओगे और उसी का लिखा हुआ पैराग्राफ लिखोगे तो इतने खुश होते हैं कि यू कांट इमेजिन। दिस इज अ प्रॉब्लम समहाउ विद दैट, बट वो बहुत इंप्रेस होते हैं क्योंकि ये आसान होता है ना अपनी लिखी हुई चीज को दोबारा पढ़ना, तुम्हें पता है कि आगे क्या लिखा होगा। तो ये उन पैराग्राफ्स में शामिल है, ये मैंने लिखवाया। इंशाल्लाह जब हम इसकी ऑनलाइन क्लास वगैरह करेंगे तो वहां पर हमारे सामने आता है कि वो क्या सुनना चाह रहे होते हैं। अब हम इसको एक समरी फॉर्म में लाते हैं जिसको समझना बाद में जब आप कॉल बैक करें तो आसान हो। ये कॉपी होगा कॉन्सेप्ट में। आपने इसको अगर समझ के कॉपी किया है तो आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपने इसको पिछले से लिंक किया, जो मेरी हर क्लास का एक बहुत रिपीटेड सेंटेंस होता है कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर अ कॉन्सेप्ट। आप हर चीज लगा दें, आप मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ें, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट अगर बनता है तो आप सक्सेसफुल हैं। अगर आप किसी जगह पर कोई भी कॉन्सेप्ट बनाते हैं, चाहे वो ऑडियो है, वीडियो है, फ्लैश कार्ड्स हैं, द कॉन्सेप्ट इज अनमैचेबल। देखिए अब आप इसको यहाँ देखिएगा कि आपने डायोड लगा के रेक्टिफिकेशन और कैपेसिटर लगा के स्मूथिंग कर दी, शुरू किया। ये एसी है, ये क्या है, हाफ लिखा हुआ है सब कुछ, हाफ से, और ये आपका टारगेट है। फ्लक्चुएशन गई कहाँ, जो फ्लक्चुएशंस है वो किसने कंपनसेट कर दी। 100% कुछ नहीं होता, यानी लाइन बिल्कुल सीधी शुरू में तो नहीं बनी होगी ना, शुरू में तो जर्की होगा थोड़ा बहुत। तो शुरू में जो चार्ज का स्केच बना वो ऐसा था। अब आप गौर से देखिएगा, ये जो स्केच है यहाँ से पहले थोड़ा नीचे गया फिर ऊपर आया। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये वाला, ये वो होगा जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। जब लाइट पीछे से पावर बंद हो गई तो आप देखो कि इसने कोशिश की कि नीचे जाए, कैपेसिटर ने उस जगह को फिल किया। कैसे, एक लंबा पोर्शन डिस्चार्ज का है और एक छोटा पोर्शन, यहीं से वो कॉन्सेप्ट बना कि चार्जिंग इज रैपिड एंड डिस्चार्जिंग इज एक्सपोनेंशियल। तो मोबाइल को 2 घंटे चार्ज करो तो वो 12-13 घंटे 24 घंटे चलता है। यहीं से वो कॉन्सेप्ट बना था कि चार्जिंग रैपिड होनी चाहिए और डिस्चार्जिंग स्लो होनी चाहिए। चार्जिंग रैपिड होनी चाहिए और डिस्चार्जिंग स्लो होनी चाहिए। साइड एडिट नीचे का स्केच चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट स्केच है। मल्टीपल एंट्रीज है पेपर में और ये अब कहने की जरूरत नहीं। देयर इज ऑलवेज अ फेवरेट स्केच, देयर इज ऑलवेज अ फेवरेट डेफिनेशन, फेवरेट डेरिवेशन। पूरा सिलेबस ही फेवरेटिज्म पे बना है। कॉपी करेगा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यार से। उसकी वजह तो मजा ही क्या है। शुरू में तुम देखो ना, अगर तुम इस बात को पहले समझो कि शुरू में तो ये नीचे था ना, यहाँ से ऊपर क्या, वो ग्राफ पीछे से कनेक्टेड है, ऐसे चलता हुआ।
तो जब लाइट वापस आती है तो लाइट को पहले इस गिरे हुए सिस्टम को उठाना पड़ेगा। ये तो मतलब कैपेसिटर कुछ भी करे खाली तो होता जाएगा। तो कॉपी करिएगा, नीटनेस मैटर्स। आप लोगों के स्टाइल में यार, कोई बच्चा बीमार है, उसको एक बच्चा पूछ रहा है आई हैव हर्ड यू आर सिक, ऐसे सिक को जोर से ना सरप्राइज किया, यार बंदा बीमार है, उसको भी आप उस तरफ लेके जा रहे हैं। ऐसा कुछ बोला, मैंने कहा कोई क्या अल्लाह खुश रखे, सेहत दे। आपको माइक म्यूट कर देना चाहिए। She is such a nice girl.